हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करना। स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस का। ये एनसीईआरटी 12th का है। चैप्टर 3 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का मेरा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस को लेकर। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे oogenesis को लेकर के। ध्यान से सुनिएगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है। कई बार एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं। सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं। कुछ एक चीज़ जो कि एनसीईआरटी बुक के बाहर भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को लेकर के। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज में, एडोलसेंट स्टेज में, जहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल को फीमेल के साथ में। जैसे मेल के केस में बियर्ड एंड मोस्टेस का आ जाना, प्यूबिक हेयर्स का ग्रो कर जाना, रिप्रोडक्टिव एज में होना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का बनना, वॉइस में चेंजेज आना करके, ब्रॉडनिंग ऑफ स्टेमिना होना, ये सभी प्यूबर्टी के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो प्यूबर्टी जैसे स्टेज होगा उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया शुरू हो जाएगी और ये होगा टेस्टिस में जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये हम लोग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पर डिस्कस कर चुके हैं। टेस्टिस है। टेस्टिस इस प्रकार से जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, ओवल शेप का बना हुआ टेस्टिस, इसमें अनेक जो है यहाँ पे इस प्रकार से कंपार्टमेंट होते हैं। इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस लोब्यूल्स में जो है पाए जाते हैं 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर इसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में लाइंस होते हैं जेमिनल एपिथेलियम्स के, जिसको लोग बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स और प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, ये 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड फेज ऑफ मैचुरेशन। मल्टीप्लिकेशंस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशंस में डिवाइड होता है। सेल्स डिवाइड करते हैं 1 सेल्स, 2 सेल्स में, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 एंड सो ऑन। ग्रोथ के फेज में सेल्स नरिशमेंट को ऑब्टेन करते हैं और फिर ग्रोथ होता है। इसमें सेल इनलार्ज होते हैं साइज में। लास्ट जो टॉपिक होगा उसमें जो स्पर्म है वो मैच्योर हो जाएगा, स्पर्मेटिड बनेगा। स्पर्मेटिड के बाद फाइनली जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस किस प्रकार से होगा। प्रोसेस, इस बात को समझने के पहले मैं एक यहाँ पे डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ। उस डायग्राम को ध्यान से आप देखिए, फिर हम लोग और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये बना हुआ है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये जो पूरा पार्ट बना हुआ करके, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये मैंने इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया है डायग्राम को। अब ध्यान से सुनते करके, ये पूरा पार्ट जो बना हुआ है ये है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का पार्ट। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में ये जो लाइनिंग दिखाई पड़ा है इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। यहाँ पे बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स। ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी जर्म सेल्स। ठीक है, प्राइमरी जर्म सेल्स हो गया। अब इसमें यहाँ पे जो सबसे पहले जो सेल बनेगा प्राइमरी जर्म सेल से बनेगा स्पर्मेटोगोनियम। यह स्पर्मेटोगोनियम बना हुआ है। स्पर्मेटोगोनियम के बाद बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है स्पर्मेटिड और फाइनली बनता है स्पर्मेटोजुआ। जस्ट अभी तुरंत हम डिस्कस करेंगे करके एक और डायग्राम को देखते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। इस डायग्राम को देखते हैं। एट प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। प्यूबर्टी स्टेज में जो सेल्स पाए जाएंगे होगा प्राइमरी जर्म सेल्स या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होगा। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जहाँ पे दिखाई पड़ा वहाँ पे होगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया वाले केस में स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो क्रोमोजोम की संख्या होगा ये 2n होता है, ये डिप्लॉयड होता है। इसको बोलते हैं हम लोग 2n। यहाँ पर प्राइमरी, इसमें क्रोमोजोम संख्या कितने होते हैं 46 होगी करके। इसमें माइटोसिस होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऑल्सो जो है ये भी होगा 2n। उसके बाद फिर यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होगा, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्रोमोजोम संख्या कितनी होगी तो n होगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। हैप्लॉइड हो जाएगा, ये यहाँ डिप्लॉइड केस था। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा, जिसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन स्पर्मेटिड बनेगा और स्पर्मेटिड में डिफ्रेंशिएशन होगा, बन जाएगा स्पर्मेटोजुआ, दैट इज कॉल्ड स्पर्म। तो स्पर्मेटोजुआ भी क्या हो गया तो ये हो गया हैप्लॉइड करके। ठीक है, एक डायग्राम को और देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर इस डायग्राम को फिर से समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट डायग्राम दिखाई पड़ रहा है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जो इस प्रकार से यहाँ पे जो बने हुए सेल उसका नाम होगा प्राइमरी जर्म सेल्स। इसको लोग बोलते हैं प्राइमरी जर्म
सेल्स होंगे यहाँ पर। इसी से प्राइमरी जर्म सेल से फिर बनेगा स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड होगा। इससे माइटोसिस डिवीजन होगा, बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें से यहाँ पर जो है मियोसिस डिवीजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, रिडक्शन डिवीजन इसको बोलते हैं, बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है स्पर्म। स्पर्म फाइनली चेंज होकर के बन जाएगा यहाँ पे आपका स्पर्मेटिड्स जो है वो चेंज होकर के बन जाता है फिर यहाँ पे स्पर्मेटोजुआ, दैट इज स्पर्मेटोजुआ को ऑल्सो कॉल्ड हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे स्पर्म। प्रोसेस का नाम क्या होगा? स्पर्मिएशन। अभी सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से स्टूडेंट। ये 3 टॉपिक वाले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग फिर से यहाँ पे बात करने जा रहे हैं करके कि किस किस जगह पर जो है, इस जगह पे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये पार्ट यहाँ से जहाँ स्पर्मेटोगोनियम बना है, स्पर्मेटोगोनिया तक का पार्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो प्राइमरी जर्म सेल्स था, यहाँ पे जो सबसे पहले होगा फर्स्ट में, उसका नाम होगा प्राइमरी जर्म सेल्स। प्राइमरी जर्म सेल से बना स्पर्मेटोगोनिया, इस फेज को बोलते हैं मैचुरेशन का फेज, इसको बोलेंगे हम लोग मैचुरेशन का फेज, ठीक है। फिर स्पर्मेटोगोनिया से बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर को पूरा बोलते हैं फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ ग्रोथ का यहाँ पे हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये पूरा फेज जो है इसको बोलते हैं फेज ऑफ मैचुरेशन। फेज ऑफ मैचुरेशन 3 फेज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 फेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है करके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक को देखते हैं फिर से अपना। जो टॉपिक हम लोग का बना हुआ था वो है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बात किए हैं। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा, बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी में फिर बनेगा स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स बनेगा स्पर्म, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं स्पर्मेटोजुआ, ठीक है। और फिर अब ये स्पर्म या स्पर्मेटो जो है वो रिलीज हो जाएगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएगा करके, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएगा। फिर जाएगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से फिर जाएगा वास डिफरेंसिया में, फिर वहाँ जाएगा एपिडिडामिस में, फिर वास डिफरेंस में, और अल्टीमेटली यूरेथ्रा होते हुए पेनिस से बाहर आ जाएगा करके, ठीक है। ये पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसी बीच में जो स्पर्म्स में है वो मिलेंगे तीनों, जो ग्लैंड दिखाई पड़ा था, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बोरेथर ग्लैंड, तीनों का जो फ्लूइड होगा वो कंबाइन हो जाएगा इस स्पर्म के साथ में, नाम हो जाएगा सीमेन। सीमेन इज ए मिल्कली अल्कलाइन फ्लूइड। यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो कुछ टेक्निकल वर्ड जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनने का कोशिश करेंगे आप लोग, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि क्या क्या वर्ड है। सबसे पहला वर्ड के बारे में बात हैं, स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। प्रोसेस का नाम है स्पर्मिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मिएशन? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ, ये है नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पर्मिएशन वर्ड क्या है? जो स्पर्म बन रहा है, स्पर्म, वो स्पर्म को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। दूसरा वर्ड आता है स्पर्मियोजेनेसिस करके, ये वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूरा यहाँ पे, स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटिड्स बना है, अल्टीमेटली स्पर्मेटिड्स फाइनली जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर के बन जाएगा स्पर्म में, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। ह्यूमन मेल्स जो है वो इजिकुलेट करेगा 1 सेक्सुअल इंटरकोर्स के नाम में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इन पर मिलियन, ठीक है। यहाँ तक बात हम लोग कर चुके, डायग्राम भी हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं क्या कुछ रोल है यहाँ पे, जो है बिना हार्मोन्स के जो है ये सब चीज़ होता नहीं है करके, तो कुछ हार्मोन का इफेक्ट देखते हैं, कौन कौन सा हार्मोन इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं करके। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी के स्टेज में स्टार्ट होता है करके, अंडर हार्मोनल कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हार्मोनल कंट्रोल। जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है उसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो हार्मोन सिक्रेट होगा उसका नाम होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से इसका सिक्रेशन हो रहा है। हार्मोन का नाम होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 क्लासिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है करके, इसमें सबसे पहले निकल रहा है नाम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन को 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को, जो है हाइपोथैलेमस से निकल रहा है करके। इसमें फर्स्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग LH के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है FSH, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फर्स्ट नाम हार्मोन है LH, दूसरा नाम है FSH। याद रखना है L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, N फॉर लीडिंग सेल्स। इसका जो एक्शन होगा वो एक्ट करेगा लीडिंग सेल्स के ऊपर, और लीडिंग सेल के ऊपर करने के बाद सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। लीडिंग सेल्स है, जैसे दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। लीडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स जो यहाँ पे बने हुए हैं इस प्रकार से। टेस्टिस है, टेस्टिस के बीच में ये है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इसके बीच में यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ स्पेस है, इसी स्पेस में को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसी बोलते हैं लोग लीडिंग सेल्स। इसमें जो पाए जाएंगे लीडिंग सेल्स वो सिक्रेट करता है एंड्रोजन हार्मोन को, इसमें से चीफ एंड्रोजन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। दूसरा ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर। यहाँ सेमिनिफरस ट्यूबल्स में इस प्रकार से टॉल कोलोमिनल सेल्स हुए, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म को और स्पर्मियोजेनेसिस करता है। यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। जो स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटिड्स का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे स्पर्म के बारे में। स्पर्म के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं करके सबसे पहले देखते हैं स्पर्म के बारे में। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो स्पर्म्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये गैमिट्स है, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे, ये फ्लैजिलेटेड होंगे और मोटाइल होंगे। 4 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट का नाम हेड है, दूसरा पार्ट का नाम नेक है, तीसरा पार्ट का नाम मिडिल पीस और चौथा पार्ट का नाम टेल है करके। हेड जो दिखाई पड़ेगा उसमें क्या होगा, ये हैप्लॉइड होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, जो कि न्यूक्लियस थोड़ा सा ऐसे इलोंगेटेड होता है, इस प्रकार से जो बना हुआ दिखाई पड़ेगा। ये हो गया हेड। और यहाँ पे हो गया स्पर्म के बारे में। हेड के ऊपर में यहाँ पे एक कैपिंग होता है, इस कैपिंग का नाम बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये हो गया एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम एक्चुअली जो बनता है वो किससे बना है, तो गोल्जी बॉडी से बना हुआ है करके। जिसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम लिखे हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है हाइड्रोडेज एंजाइम, जो हेल्प करता है स्पर्म को ओवम में पेनिट्रेशन करने के लिए। जैसे ये यहाँ पे हो गया ओवम, ये दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम है ओवम। ओवम को यहाँ पे पेनिट्रेशन करने के लिए जो है यहाँ पे बना होता है जो एंजाइम्स को बोलते हैं हाइड्रोडेज एंजाइम्स, जो एक्रोसोम के टिप पे पाया जाता है करके। डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा पूरा। यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये जो पार्ट बना हुआ है, ये जो पार्ट बना हुआ है करके, ये हो गया पूरा पार्ट आपका हेड का, ये हो गया नेक, ये हो गया मिडिल पीस और ये फाइनली जो दिखाई पड़ा ये पार्ट हो गया टेल के बारे में। तो ये हो गया फर्स्ट हेड पार्ट, दूसरा नंबर हो गया नेक पार्ट, तीसरा हो गया मिडिल पीस, चौथा नंबर हो गया टेल का पार्ट पूरा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, यहाँ पे जो हेड का पार्ट दिखाई पड़ा है इसके ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा है, इसका नाम है एक्रोसोम्स। इसी एक्रोसोम से एंजाइम पाया था हाइड्रोडेज एंजाइम, जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं ओवम को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिखाई पड़ा है, ये मिडिल पार्ट दिखाई पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक के रीजन में पाया जाता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ ज़ायगोट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रियोल। नेक में पाया जाएगा सेंट्रियोल, जो कि फर्स्ट क्लीवेज ऑफ ज़ायगोट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिडिल पे से पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी सोर्स है स्विमिंग करने के लिए, टेल्स मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं करके, एक डायग्राम और देखने जा रहे हैं करके। अबाउट 300 मिलियन स्पर्म्स मैच्योर्स ईच डे। ये एक्रोसोम का पार्ट हो गया, यहाँ पर ये पार्ट हो गया एक्रोसोम्स, इसमें पाया जाएगा एंजाइम्स। ये हो गया न्यूक्लियस, नेक का पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पास स्पायरल होता है, इस प्रकार से बना हुआ जिसको मिडिल पीस बोलते हैं, और लास्ट में बना हुआ टेल का पार्ट यहाँ पे पूरा। ठीक है, अब देखते हैं मिडिल पीस के बारे में। कंटेंस माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे पहला ही वर्ड यहाँ पे लिख दिया है कंटेंस माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ कंटेंस माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोड्यूस एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एनर्जी, फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, दैट इज कॉल्ड स्पर्म मोटिलिटी। जो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वो है स्पर्म मोटिलिटी करने के लिए, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। लास्ट वर्ड बना हुआ है टेल को लेकर के। टेल कैसा है स्ट्रक्चर, तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, प्रोवाइड्स द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इन द फ्लूइड मीडियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ बातें हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में आपका नहीं लिखा हुआ है करके, लेकिन हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग नोट करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है कि नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होगा। नॉर्मल स्पर्म काउंट बुक टू बुक में वैरी करता है, लेकिन एक्चुअल होता है वो 15 to 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ द सीमेन। ठीक है, कहीं कहीं पे बुक में लिखा रहेगा यहाँ पे 20 करके भी, यहाँ पे लिखा रहेगा 20 to 200 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ ए सीमन। ठीक है, सीमन क्या है, तो सीमन अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। स्पर्म प्लस जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उसके सिक्रेशन को बोलते हैं लोग सीमन। अब कुछ कुछ जो केसेस है जो कि नॉर्मल केसेस होता है, अगर किसी व्यक्ति में लो स्पर्म काउंट रहा, जो कि इनफर्टिलिटी के लिए होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है कपल है, मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, 2-3 साल 5 साल उसका शादी हो चुका है, अभी तक उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं आप स्पर्म का काउंट कराइए, और स्पर्म का काउंट उसका लो हो जाएगा, इसका मतलब उसका जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करने के लिए एबल नहीं है करके वहाँ पे पूरा, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। उसका नाम है ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, बिलो 15 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमन, बिलो 15 मिलियन स्पर्म। ये जो स्पर्म है ये मतलब होता है नो स्पर्म फॉर्मेशन, ये जो स्पर्म हो गया केस। सीमेन एनालिसिस कराया जाता है, जो इनफर्टिलिटी का केस होता है उसमें जो है इसमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ स्पर्म्स कितना है, शेप कैसा है, उसका मोटिलिटी कैसा है। शेप यूजुअली जो है 50 to 60% नॉर्मल शेप होना चाहिए, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होना चाहिए। मोटिलिटी मोर देन 40% होना चाहिए मोटिलिटी, तभी जाकर को फर्टिलाइज कर पाएगा, अदरवाइज वो इनफर्टाइल होगा करके। पीएच क्या होगा, तो पीएच ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, इसको हम लोग बोलते हैं 7.2 to 7.8। वॉल्यूम जो इसका होना चाहिए फर्स्ट इजैकुलेशन में जो होगा मोर देन 200 ml होना चाहिए इसका वॉल्यूम जो है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आज यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। कल का हमारा टॉपिक होगा oogenesis को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।